को परेशान नहीं होना है, अब हमारे हाथ में। अब आपको परेशान नहीं होना है, अब हमारे हाथ में आ गया है कि सब चीजें, है कि नहीं। कम ज्यादा करना है, क्यों। चलिए ठीक है, ऐसी माइक सही हो, किसी को डिस्टर्ब भी करने की जरूरत नहीं है कि नहीं। अब अपने हाथ में, तेज कर दे कम कर दे ना करें, है कि नहीं। बिना आवाज के पढ़ा दें, अब हमारे हाथ में है कि नहीं। नहीं तो पहले क्या था, पूरा मामला वहां सेटिंग था, बुलाना पड़ता था। तो कौन कौन से टॉपिक हो गई आप लोग की, क्यों। राष्ट्रीय राजपाल मान्यवादी सीएजी हो गया ना। सीएजी पढ़ाना ना। चलो, इसको कंप्लीट कर लिया, सीएजी कंप्लीट कर लिया तो क्या बचेगा, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा विधान परिषद बचेगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बचेगा, पंचायती राज व्यवस्था बनेगा, राजभाषा बचेगा। इसके बाद टॉपिक क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। चलिए, तो ज़्यादा नहीं, एक हफ्ता का बचा हुआ है, ठीक। पढ़ा जाएगा पोलाइटली एक हफ्ता अच्छे तरीके से, कि कोई दिक्कत ना हो, ठीक। क्या डियर। हाँ, एक हफ्ता तक रहेंगे। हाँ, एक हफ्ता तो पढ़ाएंगे, मैंने कहा भी था कि मैं आपको 10 दिन पढ़ाऊंगा, 3 दिन इधर हो गया और 7 दिन हो गया, कोई इशू नहीं रहे। इसके बाद आप लोग की रीजनिंग चलेगी। आप लोग रीजनिंग की डिमांड कर रहे थे ना, रीजनिंग पढ़ने के लिए, क्यों। तो रीजनिंग चलेगी, आपको हरी सर रीजनिंग पढ़ाएंगे, ठीक। और 10 हरी के बाद जब मुलाकात होगी, हम उसके पहले मैं कंप्लीट कर दूंगा, तो आप लोग रीजनिंग पढ़ेंगे, एंजॉय करेंगे, ठीक। आज कौन सा दिन है, फ्राइडे है ना। कल कल कंप्यूटर चलेगा। नहीं चलेगा, बस पॉलिटी चलेगी। क्या करें। चलिए, जो जैसा लगे। चलिए लिखिएगा, सीएजी में हेडिंग डलवाया था ना, भारत का नियंत्रक माले का परीक्षक। हाँ, लिखिएगा, भारत का नियंत्रक माले का परीक्षक। हाँ, आवाज नहीं आ रही है। मैं कहाँ बोल रहा था कि आवाज आएगी जी, क्यों। लिखो, आर्टिकल 148 लिखो। इसके तहत, इसके तहत सीएजी का उल्लेख किया गया है। देखो, अगर लिखोगे आप पूरा लिखोगे तो ऐसे, भारत का, यहाँ देखो, मान लो सीएजी का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो कंप्ट्रोलर ऑर्डर जनरल होता है, हिंदी में भारत के नियंत्रक माले का परीक्षक कहते हैं, है कि नहीं। तो अगर पूरा लिखोगे तो पूरा आधा पेज भर जाएगा, है कि नहीं। जैसे मैंने बोला, इसके तहत भारत के नियंत्रक माले का परीक्षक का उल्लेख किया, पूरा आधा से ज्यादा भर जाएगा, है कि नहीं। तो बस इसको लिखना शॉर्ट फॉर्म में, इसके तहत सीएजी का उल्लेख किया गया है, बस में कि नहीं। तो लिखो, इसके तहत सीएजी का उल्लेख किया गया है। 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 नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, हाँ, नेक्स्ट हेडिंग डालेगा, योग्यता, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन लिखिएगा, 10 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव रहा हो। लिखिएगा, 10 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव रहा हो। 10 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव रहा हो, अनुबंध एक्सपीरियंस, अनुभव रहा हो। 10 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव रहा हो। लिखिएगा, नियुक्ति, नियुक्ति में लिखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। नियुक्ति लिखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। शपथ लिखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा। शपथ लिखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा। शपथ लिखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा। शपथ लिखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट लिखिएगा, कार्यकाल। कार्यकाल लिखिएगा, 6 वर्ष। कार्यकाल लिखिएगा, 6 वर्ष। नेक्स्ट लिखिएगा, पदावधि। पदावधि, हाँ, कब तक पद को धारण कर सकता है, ऐसे लिखिएगा, पदावधि। पदावधि 65 वर्ष। पदावधि लिखिएगा, 65 वर्ष। पदावधि 65 वर्ष। नेक्स्ट लिखिएगा, वेतन। वेतन लिखिएगा, 2,50,000। वेतन लिखिएगा, 2,50,000। 2,50,000। वेतन लिखिएगा, 2,50,000। नेक्स्ट लिखिएगा, त्यागपत्र। त्यागपत्र, राष्ट्रपति को। हेडिंग डालेगा, त्यागपत्र, राष्ट्रपति को। लिखिएगा, नेक्स्ट, त्यागपत्र, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट लिखिएगा, पदच्युति। पदच्युति मतलब हटाने की प्रक्रिया। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, पदच्युति, हटाने की प्रक्रिया। लिखिएगा, पदच्युति में लिखिएगा, हटाने की प्रक्रिया। लिखिएगा, इसमें संसद में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके, संसद में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके, संसद में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके पद से हटाया जाता है। संसद में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके पद से हटाया जाता है। संसद में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके पद से हटाया जाता है। चलिए, अब हेडिंग डालिएगा, नोट। नोट में लिखिएगा, यह नोट, नोट, नोट में लिखिएगा, भारत के प्रथम सीएजी, भारत के प्रथम सीएजी बी नरहरि राव थे। हाँ, बी नरहरि राव, हाँ, ऐसे लिखिएगा, बी नरहरि राव थे। बी नरहरि राव थे। नेक्स्ट लिखिएगा लाइन से, वर्तमान समय में सीएजी, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, वर्तमान समय में सीएजी, वर्तमान समय में सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू,
गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान समय में सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, अगली हेडिंग डालेगा सीएजी के कार्य। अगली हेडिंग डालेगा सीएजी के कार्य, फंक्शन ऑफ सीएजी, सीएजी के कार्य लिखिएगा। इसके तहत सॉरी सीएजी के कार्य, हेडिंग डालेगा सीएजी के कार्य, हो गया है। हाँ, तो उसमें हेडिंग डालेगा आर्टिकल 149 149, आर्टिकल 149, उसमें लिखेगा आर्टिकल 149 में लिखेगा आर्टिकल 149 में लिखेगा इसके तहत सीएजी यानी कैग, इसके तहत सीएजी केंद्रीय तथा वित्तीय लेखाओं की जांच करता है। अच्छा 150 बोले क्या हेडिंग? 149 बोले हैं। अच्छा 149 में लिखेगा इसके तहत सीएजी के कार्यों कर्तव्यों को उल्लेख किया गया, हो गया ना। आर्टिकल 149 सीएजी कार्य हेडिंग डाले ना आप लोग, तो उसमें 149 हेडिंग डाले ना, तो मिलाइएगा सेंटेंस, इसके तहत सीएजी के कार्यों कर्तव्यों को उल्लेख किया गया है। हाँ 149 में लिखेगा इसके तहत सीएजी के कार्यों कर्तव्यों को उल्लेख किया गया है, थोड़ा मिलाइएगा सेंटेंस गलत हो गया है। सीएजी के कार्य हेडिंग है, उसमें आर्टिकल 149 लिखना है, उसमें लिखेगा इसके तहत सीएजी के कार्यों कर्तव्यों को उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 149 में लिखेगा इसके तहत सीएजी के कार्यों यो कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इसके तहत सीएजी के कार्यों कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, हो गया डियर। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा आर्टिकल 150 150, 150 लिखिएगा 150 में इसके तहत सीएजी यानी कैग, इसके तहत सीएजी केंद्रीय तथा वित्तीय लेखाओं का प्रारूप तैयार करता है। इसके तहत सीएजी केंद्रीय तथा वित्तीय लेखाओं का प्रारूप तैयार करता है। इसके तहत सीएजी केंद्रीय तथा वित्तीय लेखाओं का प्रारूप तैयार करता है। सीएजी केंद्रीय वित्तीय लेखाओं का प्रारूप तैयार करता है, हो गया डियर। चलिए गुड, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा। हाँ नेक्स्ट लाइन क्या, नेक्स्ट हेडिंग डालेगा आर्टिकल 151 हेडिंग डालेगा आर्टिकल 151 हेडिंग डालेगा आर्टिकल 151 लिखिएगा आर्टिकल 151 लिखिएगा, उसमें लिखिएगा इसके तहत सीएजी केंद्रीय तथा वित्तीय लेखाओं की जांच करता है। इसके तहत सीएजी केंद्रीय तथा वित्तीय लेखाओं की जांच करता है। इसके तहत सीएजी केंद्रीय तथा वित्तीय लेखाओं की जांच करता है। इसके तहत सीएजी केंद्रीय तथा वित्तीय लेखाओं की जांच करता है। इसके तहत सीएजी केंद्रीय तथा वित्तीय लेखाओं की जांच करता है। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा जांच के उपरांत अपना रिपोर्ट, जांच के उपरांत अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। जांच के उपरांत अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। जांच के उपरांत अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। जांच के उपरांत अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। चलिए अब हेडिंग डालेगा आर्टिकल 151(2), हेडिंग डालेगा आर्टिकल 151(2), हाँ हेडिंग डालेगा आर्टिकल 151(2), यहाँ पे लिखेंगे आर्टिकल 151(2) लिखिएगा, लिखिएगा इसमें इसके तहत सीएजी यानी केग, इसके तहत सीएजी राज्य वित्तीय लेखाओं, राज्य मतलब स्टेट, इसके तहत सीएजी राज्य वित्तीय लेखाओं की जांच करता है। राज्य वित्तीय लेखाओं की जांच करता है। इसके तहत सीएजी राज्य वित्तीय लेखाओं की जांच करता है। राज्य वित्तीय लेखाओं की जांच करता है। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा जांच के उपरांत अपना रिपोर्ट, जांच के उपरांत अपना रिपोर्ट, जांच के उपरांत अपना रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। जांच के उपरांत अपना रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। जांच के उपरांत अपना रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट लिखिएगा राज्यपाल इस रिपोर्ट को विधानसभा एवं विधान परिषद में रखवाता है। राज्यपाल इस रिपोर्ट को विधानसभा एवं विधान परिषद में रखवाता है। राज्यपाल इस रिपोर्ट को विधानसभा एवं विधान परिषद में रखवाता है। हाँ विधानसभा एवं विधान परिषद में रखवाता है। राज्यपाल उस रिपोर्ट को विधानसभा एवं विधान परिषद में रखवाता है। चलिए अब हेडिंग डालेगा नोट, नोट में लिखेगा, हाँ नोट का हेडिंग डालेगा, डायरेक्ट हेडिंग डालेगा, नोट नहीं लिखेगा, डायरेक्ट हेडिंग डालेगा सीएजी द्वारा निम्नलिखित घोटालों को उजागर किया गया है। हाँ लिखेगा डायरेक्ट सीएजी के द्वारा निम्नलिखित घोटालों को उजागर किया गया है।
सीएजी के द्वारा निम्नलिखित घोटालों को उजागर किया गया है। सीएजी के द्वारा निम्नलिखित घोटालों को उजागर किया गया है, जैसे जैसे चारा घोटाला, सुने कि नहीं चारा घोटाला आप लोग? लालू जी के द्वारा चारा घोटाला किया गया, जैसे चारा घोटाला कामा, जैसे चारा घोटाला कामा राफेल घोटाला, और राफेल चारा घोटाला कामा राफेल घोटाला, चारा घोटाला कामा राफेल घोटाला कामा राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, पहला लिखेगा चारा घोटाला, दूसरा राष्ट्रमंडल राफेल घोटाला, दूसरा राफेल घोटाला, तीसरा लिखेगा राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, लास्ट लिखेगा पांचवा 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। कौन सा जी चल रहा? 5G चल रहा ना? हाँ, 2G सेकेंड जनरेशन 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। अब हेडिंग डालेगा नोट, नोट में लिखेगा नोट में लिखेगा, नोट में लिखेगा सीएजी का मुख्यालय, लिखेगा नोट में सीएजी का मुख्यालय नई दिल्ली में है, सीएजी का मुख्यालय नई दिल्ली में है, सीएजी का मुख्यालय नई दिल्ली में है, सीएजी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट लिखेगा विश्व का सबसे मजबूत सीएजी, विश्व का सबसे मजबूत सीएजी ब्रिटेन का है, ब्रिटेन, विश्व का सबसे मजबूत सीएजी ब्रिटेन का है, विश्व का सबसे मजबूत सीएजी ब्रिटेन का है। नेक्स्ट लाइन्स लिखेगा, अगला लाइन्स लिखेगा सीएजी के अंदर, सीएजी के अंदर 80,000 अधिकारी एवं कर्मचारी कार्य करते हैं। नेक्स्ट लाइन्स लिखेगा सीएजी के अंदर 80,000 अधिकारी एवं कर्मचारी कार्य करते हैं। और नेक्स्ट लाइन्स लिखेगा सीएजी के अंतर्गत 80,000 अधिकारी एवं कर्मचारी कार्य करते हैं, सीएजी के अंतर्गत 80,000 अधिकारी एवं कर्मचारी कार्य करते हैं। हो गया डियर? चलिए नेक्स्ट लिखेगा, नेक्स्ट लाइन्स लिखेगा सीएजी का कार्यालय विश्व के कई देशों में है, सीएजी का कार्यालय विश्व के कई देशों में है, सीएजी का कार्यालय विश्व के कई देशों में है, जैसे जैसे अमेरिका, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, रूस इत्यादि, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, रूस इत्यादि, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, रूस इत्यादि। दैट्स ऑल। चलिए अब समझ लीजिएगा जितना लिखे हैं आप, बहुत इजी टॉपिक कुछ है नहीं, बस मेन मेन फैक्टर को जानना है। हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं डियर बड़ा मोटा चल रहा है जी, क्यों? कौन कंप्यूटर वाले सर लिखते हैं क्या ऐसे, क्यों? चलिए हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं डियर, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसे हम सीएजी कहते हैं डियर, है कि नहीं? इसको शॉर्ट फॉर्म में सीएजी कहते हैं, इसका पूरा नाम होता है कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, जिसे हिंदी में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहते हैं। बोलो है कि नहीं? क्या क्या लिखवाएं इस चीज को पहले आप नोटिस करिएगा, चीजें उसको अंतर्गत भूमिका बना के हम लोग पढ़ेंगे। मैंने आपको आर्टिकल 148 लिखवाया है, इसके बाद क्या लिखवाया? योग्यता, योग्यता के बाद नियुक्ति, नियुक्ति के बाद शपथ, शपथ के बाद कार्यकाल, कार्यकाल के बाद पदावधि, कार्यकाल के बाद पदावधि, इसके बाद त्यागपत्र और पदच्युति। क्यों? यही तो लिखवाया ना, क्यों? इसके बाद मैंने नोट लिखवाया आपको, ये नोट ही नोट, नोट के बाद मैंने लिखवाया आर्टिकल 150, आर्टिकल 151, आर्टिकल 151(2). बोलो है कि नहीं? बस कंप्लीट हो गया। अब देखो इसके सीरीज को समझो मतलब है क्या, और कुछ फैक्ट चीजें लिखवाए जो आपको समझना है। हमारे संविधान के आर्टिकल 148 में आप देखेंगे सीएजी का उल्लेख किया गया। आर्टिकल 148 में कहा गया भारत में एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा डियर। तो प्रश्न पूछता जाता है डियर किस आर्टिकल में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया? क्या बताओगे? 148। इसकी क्वालिफिकेशन होती है 10 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव रहा हो, यानी 10 वर्ष ग्रुप में आईएएस ग्रुप में काम किया हो, उसकी क्वालिफिकेशन मानी जाती है। और जो सीएजी की नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और सीएजी को जो शपथ दिलाया जाता है वो राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। और कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। पदावधि आप देखेंगे 65 वर्ष होती है। और त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति देता है। और संसद के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके पद से हटाया जाता है कि नहीं? बोलो क्लियर हुआ? तो हमारे अंतर्गत देखेंगे संविधान के आर्टिकल 148 में सीएजी को उल्लेख किया गया, जिसमें कहा गया कि एक भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा।
तो प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान के किस आर्टिकल में भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक का उल्लेख किया गया, क्या बताओगे? 148 का। सीएजी की क्वालिफिकेशन जो होती है 10 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव रहा हो रही है, यानी 10 वर्ष तक आईएएस पीसीएस ग्रुप में काम किया हो, उसकी क्वालिफिकेशन मानी जाती है। इसके बाद सीएजी की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो पूछा जाता है कि सीएजी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। सीएजी को जो शपथ दिलाता है वो राष्ट्रपति दिलाता है कि नहीं? तो पूछा जाता है सीएजी को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। सीएजी का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। कार्यकाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है सीएजी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, क्या बताओगे? 6 वर्ष का होता है। सीएजी की जो पदावधि होती है वो 65 वर्ष होती है। 65 वर्ष का मतलब भाई डियर कि 65 वर्ष तक पद को धारण कर सकता है। जहां पदावधि होती है वहां एज का बाउंडेशन होता है। 65 वर्ष तक रहेगा तो सीएजी करने के बन सकता है, 65 वर्ष से ज्यादा रहेगा तो उस पदावधि करने की माना नहीं जाएगा, नहीं वो पद को नहीं बन सकता सीएजी। तो पूछा जाता है सीएजी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। पदावधि कितनी होती है? 65 वर्ष। सीएजी आप देखेंगे अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है कि नहीं? और संसद की सहमति से कहने की इसको कहने के आप देखेंगे सीएजी को हटाया जाता है। तो आपसे कोई पूछे डियर कि सीएजी किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया? 148। सीएजी की क्वालिफिकेशन क्या होती है? 10 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव रहा। सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। पदावधि कितनी होती है? सीएजी अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। सीएजी आप देखेंगे डियर भारत के प्रथम जो सीएजी थे डियर वी नरहरि राव थे। वी नरहरि राव थे, यानी जो भारत के प्रथम जो सीएजी थे उनका नाम था बी नरहरि राव थे डियर। तो पूछा जाता है कि भारत के प्रथम सीएजी कौन थे, क्या बताओगे? बी नरहरि राव थे। आप देखेंगे डियर वर्तमान में जो सीएजी हैं गिरीश चंद्र मुर्मू है, यानी जो भारत के प्रथम सीएजी हैं उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, सॉरी बी नरहरि राव। और वर्तमान में जो सीएजी हैं गिरीश चंद्र मुर्मू है कि नहीं? यही तुमसे कल पूछ रहे थे कि वर्तमान में सीएजी कौन है, तुम बता ही नहीं पाए, है कि नहीं? तो कोई पूछ रही है कि भारत के प्रथम सीएजी कौन है, क्या बताओगे? बी नरहरि राव। वर्तमान में सीएजी कौन है डियर? गिरीश चंद्र मुर्मू। आर्टिकल 150 में आप देखेंगे डियर सीएजी के कार्य और कर्तव्य को उल्लेख किया गया। सॉरी हाँ, आर्टिकल 149। आर्टिकल 149 मैंने नहीं लिखा है, डायरेक्ट 150 लिख दिया। आर्टिकल 149 है, 150 है, 151 है, 151 है। आर्टिकल 149 में ये डियर आप देखें सीएजी के कार्यों कर्तव्य को उल्लेख किया गया। सीएजी का कार्य और कर्तव्य ड्यूटीज क्या होगा डियर, है कि नहीं? आर्टिकल 149 के तहत। आर्टिकल 150 में सीएजी के आर्टिकल 150 में भारत का सीएजी केंद्रीय वित्तीय लेखाओं का प्रारूप तैयार करता है। आर्टिकल 150 में। आर्टिकल 151 में कहा गया भारत का सीएजी केंद्रीय वित्तीय लेखाओं की जांच करता है और जांच के उपरांत अपना रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को किसको कहां रखवाता है? लोकसभा और राज्यसभा में रखवाता है। यही तो कहा गया ना 150 में, क्यों बोलो? 151 में। आर्टिकल 151 में कहा गया कि भारत का सीएजी राज्य वित्तीय लेखाओं की जांच करता है। जांच के उपरांत अपना रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। राज्यपाल उस रिपोर्ट को विधानसभा और विधान परिषद में रखवाता है। ये कहीं के हमारे संविधान के अंतर्गत आर्टिकल है। तो हम लोग ने जाना कि भारत के जो प्रथम सीएजी थे उनका नाम था बी नरहरि राव थे और वर्तमान में जो सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के प्रथम सीएजी कौन थे? बी नरहरि राव। वर्तमान में सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। सीएजी के आर्टिकल 150 में आप देखेंगे सीएजी के अंदर कार्यों कर्तव्य को लेकर गया। सीएजी के कार्यों कर्तव्य ड्यूटीज और फंक्शन क्या होंगे? तो सीएजी का जो कार्य होता है केंद्र और राज्य के अंदर जो बड़े बड़े घोटाले होते हैं उसको उजागर करना, है कि नहीं? जैसे चारा घोटाला, मनरेगा घोटाला, राफेल घोटाला, जो भारत में जो कहीं के बड़े बड़े घोटाले होते हैं वही सीएजी का कार्य होता है, इसलिए सीएजी बनाया जाता है। अगर सीएजी ना होता डियर तो हमारे देश में आप देखेंगे बहुत ज्यादा घोटाले हो जाते हैं जिससे भारत कहीं काफी पीछे हो जाता है, इसलिए सीएजी के पद को रखा गया। आर्टिकल 149 के तहत आर्टिकल 150 में कहा गया भारत का सीएजी केंद्रीय वित्तीय लेखाओं के प्रारूप तैयार करता है। केंद्रीय मतलब सेंट्रल वित्तीय मतलब पैसा प्रारूप में तैयार करना, यानी केंद्र के कितना पैसा बजट तैयार करना हमारे संविधान के आर्टिकल 150 के तहत बातें दी गई है। आर्टिकल 151 में केंद्र संबंधित है डियर। आर्टिकल 151 और 151 आप देखेंगे राज्य संबंधित है। आर्टिकल 151 में कहा गया कि भारत का नियंत्रक मालिका परीक्षक यानी भारत का सीएजी केंद्रीय वित्तीय लेखाओं की जांच करता है, यानी केंद्र में वित्तीय लेखाओं की जांच करता है कि कहां कहां घोटाले हुए हैं, और जब जांच कर लेता है तो अपना रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को कहां रखवाता है? लोकसभा और राज्यसभा में रखवाता है। क्या
नहीं तो कोई बात नहीं, समझो, बाकी चीज जानते रहो, आगे चीजों को पढ़ोगे आप, लोग लेगा समझते। तो भारत का नियंत्रक मालिका परीक्षक है, वो केंद्रीय वित्तीय लेखाओं की जांच करता है और जांच के उपरांत अपना रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को कहां रखवाता है? लोकसभा राज्यसभा के अंतर्गत। वैसे 151 जिसमें कहा गया भारत का सीएजी राज्य वित्तीय लेखाओं की जांच करता है और जांच के उपरांत अपना रिपोर्ट किसको देता है डियर? राज्यपाल को देता है, और राज्यपाल उस रिपोर्ट को कहां रखवाता है? विधानसभा विधान परिषद में रखवाता है। तो प्रश्न बनेगा डियर, किस आर्टिकल में सीएजी का उल्लेख किया गया है? 148। सीएजी के कार्यों कर्तव्य किस आर्टिकल में? 149। सीएजी केंद्रीय वित्तीय लेखाओं का प्रारूप तैयार करता है? 150। किस आर्टिकल के तहत सीएजी केंद्रीय वित्तीय लेखाओं की जांच करता है? 151। जांच के उपरांत अपना रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को कहां रखवाता है? लोकसभा राज्यसभा के अंदर। किस आर्टिकल के तहत भारत का नियंत्रक मालिका परीक्षक राज्य वित्तीय लेखाओं की जांच करता है? 151। और जांच के उपरांत किसको रिपोर्ट देता है? राज्यपाल को। राज्यपाल उस रिपोर्ट को कहां रखवाता है? विधानसभा विधान परिषद के अंदर। इतनी बात समझ में आई? सीएजी से प्रश्न कर लिया? चलो बताओ, किस आर्टिकल में सीएजी का उल्लेख किया गया है? सीएजी की योग्यता क्वालिफिकेशन क्या होती है? नियुक्ति कौन करता है? शपथ कौन दिलाता है? कार्यकाल कितना होता है? पदावधि कितनी होती है? त्यागपत्र किसको देता है? भारत के प्रथम सीएजी कौन थे? वर्तमान में सीएजी कौन है? किस आर्टिकल में कार्यों कर्तव्यों को उल्लेख किया गया है? किस आर्टिकल में केंद्रीय वित्तीय प्रारूप तैयार करता है? किस आर्टिकल में केंद्रीय वित्तीय लेखाओं की जांच करता है? जांच के उपरांत अपना रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को कहां रखवाता है? किस आर्टिकल में भारत के सीएजी राज्य वित्तीय लेखाओं की जांच करता है? जांच के उपरांत अपना रिपोर्ट किसको देता है? राज्यपाल उस रिपोर्ट को कहां रखवाता है? है कि नहीं? चलो अब अगली हेडिंग डालना, संसदीय शासन प्रणाली, सॉरी संसदीय शब्दावलियां। प्रश्न काल क्या निकाल के इसको बता देते हैं कि नहीं? तो लिखिएगा प्रश्न काल, सॉरी हेडिंग डालिएगा संसदीय शब्दावलियां। बड़ा चिल्ला रहे हैं सब जी, क्यों? प्रेयर करते हैं तो स्लो करते हैं, इतना चिल्ला रहे हैं, सबको डिस्टर्ब कर डाले हैं सब। संसदीय शब्दावलियां ये समय पढ़ाता नहीं हूं, लेकिन आप लोग को पढ़ा दे रहा हूं कि आप लोग कोई इशू ना हो रहा है। आप लोग जहां रखें संविधान के ब्रांड कहे जाए। हेडिंग डालना प्रश्न काल, संसदीय शब्दावलियां। हाँ, हेडिंग डालना संसदीय शब्दावलियां, उसमें प्रश्न काल। बोले डियर, और लिखिएगा संसदीय शब्दावलियां। लिखिएगा डियर, संसदीय शब्दावलियां लिखिएगा। हेडिंग डालिएगा प्रश्न काल, लिखिएगा। लिखिएगा संसद का प्रथम घंटा लिखिएगा संसद का प्रथम घंटा प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है। हाँ, संसद का प्रथम घंटा, हाँ संसद का प्रथम घंटा प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है। संसद का प्रथम घंटा प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है। विनायक जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उचल जलधि तरंगा। तब शुभ नाम जागे, तब शुभ आशीष मांगे, चाहे तब जय गाता, शनिगढ़ मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता, जय 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 जय। चलिए लिखिएगा प्रश्नकाल में संसद का प्रथम घंटा लिखिएगा संसद का प्रथम घंटा प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है। संसद का प्रथम घंटा प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है। संसद का प्रथम घंटा प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है। लिखिएगा, लिखिए संसद का प्रथम घंटा प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, लिखिए 11 से 12 बजे के बीच में जो कार्य होता है, 11 से 12 बजे के बीच में जो कॉल होता है उसे प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है। 11 से 12 बजे के बीच में जो कार्य होता है उसे प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है। उसे प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है। उसे प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, प्रश्नकाल में राष्ट्रीय महत्व, नेशनल महत्व लिखिएगा। नेक्स्ट लाइन से प्रश्नकाल में राष्ट्रीय महत्व, प्रश्नकाल में राष्ट्रीय महत्व की बातों पर चर्चाएं की जाती है। प्रश्नकाल में राष्ट्रीय महत्व की बातों को चर्चाएं की जाती है। प्रश्नकाल में राष्ट्रीय महत्व की बातों पर चर्चाएं की जाती है।
चलिए लास्ट पॉइंट लिखिएगा। लिखिएगा प्रश्नकाल ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा प्रश्नकाल ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। प्रश्नकाल ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। प्रश्नकाल ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। चलिए अब हेडिंग डालेगा शून्यकाल। हाँ हेडिंग डालेगा शून्यकाल। लिखिएगा शून्यकाल में लिखिएगा 12 से 1 बजे के बीच की अवधि को, हाँ शून्यकाल में लिखिएगा 12 से 1 बजे के बीच की अवधि को शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। 12 से 1 बजे के बीच की अवधि को शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। 12 से 1 बजे के बीच की अवधि को शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा। लिखिएगा यह संसद का सबसे, नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, यह संसद का सबसे विवादित समय होता है। विवादित समय होता है। यह संसद का सबसे विवादित समय होता है। इस संसद का सबसे विवादित समय होता है। चलिए नेक्स्ट लाइन लिखिएगा 1960 1960 1960 में, 1960 के दशक में, हाँ नेक्स्ट लाइन लिखिएगा 1960 के दशक में, हाँ 1960 यहाँ पे लिखिएगा 1960 के दशक में, 1960 के दशक में, 1960 के दशक में भारतीय मीडिया द्वारा यह नाम प्रदान किया गया। 1960 के दशक में भारतीय मीडिया द्वारा यह नाम प्रदान किया गया। उन्नीस सौ साठ के दशक में भारतीय मीडिया द्वारा यह नाम प्रदान किया गया। नाम प्रदान किया गया। हो गया यार। चलिए लास्ट पॉइंट लिखिएगा शून्यकाल का जनक भारत को माना जाता है। 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 नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, अगले लाइन लिखिएगा। हाँ हो गया ठीक। अब हेडिंग डालिएगा तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न, हाँ तारांकित प्रश्न। जिस प्रश्न पर स्टार तारा लगा रहता है उसको तारांकित प्रश्न कहते हैं। लिखिएगा तारांकीय। ये हिलने लगता है जी क्यों? हाँ तारांकीय प्रश्न। हेडिंग डालिएगा तारांकित प्रश्न। लिखिएगा जिस प्रश्न पर तारा या स्टार लगा होता है, जिस प्रश्न पर तारा स्टार लगा होता है उसे तारांकित प्रश्न कहते हैं। जिस प्रश्न पर तारा स्टार लगा होता है तो ऐसे प्रश्न को तारांकित प्रश्न कहा जाता है। जिस प्रश्न पर तारा स्टार लगा होता है तो ऐसे प्रश्न को तारांकित प्रश्न कहा जाता है। तारांकित प्रश्न कहा जाता है। हो गया यार। चलिए लिखिएगा इसके तहत मंत्रीगण से पूछे गए प्रश्न का जवाब, इसके तहत मंत्रीगण से पूछे गए मंत्रीगण प्रश्न का जवाब, इसके तहत मंत्रीगण से पूछे गए मंत्रीगण प्रश्न का जवाब मौखिक, मौखिक मतलब ओरली। इसके तहत मंत्रीगण से पूछे गए प्रश्न का जवाब मंत्रीगण मौखिक रूप से देते हैं। मौखिक रूप से देते हैं। मौखिक रूप से देते हैं। अब हेडिंग डालेगा अतरांकित प्रश्न। जिस प्रश्न पर तारा स्टार नहीं लगा रहता उसे अतरांकित प्रश्न कहते हैं। अतरांकित प्रश्न। हेडिंग डालेगा अतरांकित प्रश्न। हेडिंग डालेगा अतरांकित प्रश्न। लिखिएगा अतरांकित प्रश्न। लिखिएगा जिस प्रश्न पर तारा स्टार लगा नहीं होता है, जिस प्रश्न पर तारा या स्टार नहीं लगा होता है, जिस प्रश्न पर तारा स्टार नहीं लगा होता है तो ऐसे प्रश्नों को, जिस प्रश्न पर तारा स्टार नहीं लगा होता है तो ऐसे प्रश्नों को अतरांकित प्रश्न कहते हैं। जिस प्रश्न पर तारा स्टार नहीं लगा होता है तो ऐसे प्रश्न को अतरांकित प्रश्न कहते हैं। हो गया डियर। चलिए गुड।
लास्ट पॉइंट लिखिएगा, इसमें लिखिएगा लिखिएगा अतरांकी प्रश्न के अंतर्गत, अतरांकी प्रश्न के अंतर्गत, अतरांकी प्रश्न के अंतर्गत, अतरांकी प्रश्न के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों का जवाब मंत्रीगण, अतरांकी प्रश्न के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों का जवाब मंत्रीगण, पूछे गए प्रश्नों का जवाब मंत्रीगण, मंत्रीगण, मंत्रीगण लिखित रूप से देते हैं। रिटन, रिटन मतलब लिखित, लिखित रूप से देते हैं, लिखित रूप से देते हैं। अब हेडिंग डालेगा प्रोटेम स्पीकर, हम अगली हेडिंग डालेगा प्रोटेम स्पीकर, अगली हेडिंग डालेगा प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर लिखिएगा, प्रोटेम स्पीकर लिखिएगा, हेडिंग डालेगा प्रोटेम स्पीकर। बोले चल लिखिएगा राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के सदस्यों में से, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के सदस्यों में से, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के सदस्यों में से सबसे वरिष्ठ, वरिष्ठ मतलब बड़ा, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के सदस्यों में से सबसे वरिष्ठ, वरिष्ठ मतलब बड़ा, सबसे वरिष्ठ सदस्य को, सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया जाता है। सबसे वरिष्ठ, वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया जाता है। सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया जाता है। सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया जाता है। हो गया डियर? चलिए नेक्स्ट लाइन लिखिएगा प्रोटेम स्पीकर का कार्य, नेक्स्ट लाइन लिखिएगा प्रोटेम स्पीकर का कार्य लोकसभा के सांसदों में से, प्रोटेम स्पीकर का कार्य लोकसभा के सांसदों में से, लोकसभा के सांसदों में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष, एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष, एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष नियुक्त करना होता है। एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष नियुक्त करना होता है। एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष नियुक्त करना होता है। हो गया डियर? चलिए नेक्स्ट लाइन लिखिएगा एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष नियुक्त करना होता है। लिखिएगा नेक्स्ट लाइन सभी सांसदों को शपथ दिलवाता है। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा सभी सांसदों को शपथ दिलवाता है। 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 चलिए नेक्स्ट लाइन लिखिएगा प्रोटेम स्पीकर से तात्पर्य, तात्पर्य, प्रोटेम स्पीकर से तात्पर्य, तात्पर्य, तात्पर्य अल्प समय के लिए, प्रोटेम स्पीकर का तात्पर्य अल्प समय के लिए, अल्प समय के लिए लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर का तात्पर्य अल्प समय के लिए लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। अल्प समय के लिए लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। हो गया डियर? चलिए लास्ट पॉइंट लिखिएगा भारत के प्रथम प्रोटेम स्पीकर, भारत के प्रथम प्रोटेम स्पीकर, भारत के प्रथम प्रोटेम स्पीकर जीवी मालवंकर, भारत के प्रथम प्रोटेम स्पीकर जीवी मालवंकर थे। गणेश वासुदेव पूरा नाम था इनका डियर। जीवी मालवंकर का पूरा नाम था गणेश वासुदेव मालवंकर। ठीक, जीवी मालवंकर थे, जीवी मालवंकर थे। हो गया डियर? चलिए अब समझिएगा डियर। चलिए इतना समझ लिया तब आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसी से लिखने लगे, समझिएगा डियर। संसदीय शब्दावली मैंने आपको लिखा है प्रश्नकाल, शून्यकाल, त्रांकी प्रश्न, अतरांकी प्रश्न, प्रश्न, प्रोटेम स्पीकर, है कि नहीं? बोलो प्रश्न काल क्या डियर? तो इसको अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हो। प्रश्न काल क्या डियर? जो संसद का पहला घंटा होता है 11 से 12 बजे के बीच के कॉल को हम प्रश्न काल कहते हैं डियर। शून्यकाल क्या डियर? जो संसद का दूसरा घंटा होता है 12 से 1 बजे के बीच के कॉल को हम क्या कहते हैं? शून्यकाल कहते हैं। यानी जो संसद का पहले घंटे होते हैं उसी को हम प्रश्नकाल कहते हैं डियर।
और संसद की पहले घंटे की शुरुआत होती है 11 से 12 बजे के बीच होती है, उसी को हम प्रश्नकाल कहते हैं। और शून्यकाल क्या है, जो संसद का दूसरा घंटा होता है 12 से 1 बजे के बीच के कॉल को हम क्या कहते हैं, शून्यकाल कहते हैं। प्रश्नकाल और शून्यकाल के अंदर भी देश में राष्ट्रीय महत्व की बातों को चर्चा की जाती है। चला लो बढ़िया से पढ़ाते हैं। क्यों फोन आ रहा तो आराम से जाओ बाहर बात करो, क्यों क्लासों में डील करने लगोगे? तुम लोग अजीब हालत है, क्यों समझा रहे हैं मोबाइल चला रहे हैं। फोन आया तो आराम से, मैंने कहा अभी फोन आया करे तो आराम से आप बाहर चल जाया करो, आराम से 10 मिनट बाद क्या इबे ना किया करो, कोई अलाउ नहीं है कि नहीं? क्लास में सब लोग बैठे ना, क्लास की गरिमा होती है। प्रश्नकाल क्या है, जो संसद का पहला घंटा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रश्नकाल कहते हैं। जो संसद के पहले घंटे की शुरुआत होती है 11 से 12 बजे के बीच होती है। शून्यकाल क्या है, जो संसद का दूसरा घंटा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, शून्यकाल कहते हैं। प्रश्नकाल का जनक आप देखेंगे डियर, ब्रिटेन को कहा जाता है, और शून्यकाल का जनक किसे कहा जाता है, भारत को कहा जाता है। और 1960 में भारतीय मीडिया द्वारा कहीं यह नाम प्रदान किया गया। तो प्रश्न पूछा जाता है संसद का पहला घंटा क्या कहलाता है, प्रश्नकाल। संसद की पहले घंटे की शुरुआत कब से होती है, 11 से 12 बजे बीच होती है। प्रश्नकाल का जनक किसे कहा जाता है, ब्रिटेन को। संसद का दूसरा घंटा क्या कहलाता है, शून्यकाल। शून्यकाल का दूसरा घंटा कब से शुरुआत होती है, 12 से 1 बजे बीच होती है। और शून्यकाल का जनक किसे कहा जाता है, भारत को। और भारतीय मीडिया ने नाम कब प्रदान किया, 1960 में। इतनी बात समझ में आई। इस पर त्रांकी प्रश्न और अत्रांगी प्रश्न है कि नहीं। जब आप लोकसभा राज्यसभा सांसद बनोगे, जब प्रधानमंत्री बनोगे, राष्ट्रपति बनोगे, मुझे तो नहीं लग रहा है इस जन्म में प्रधानमंत्री लोकसभा बनता है कि नहीं। एक बार जन्म लेना पड़ेगा तुम लोगों को, है कि नहीं। करण अर्जुन जैसा जन्म लोगे तब जाके तुम कहेंगे देश के प्रधानमंत्री बनोगे, है कि नहीं। इस जन्म जो है वही बन जाओ, वही बड़ी बात है कि नहीं। किसी का सपना तो नहीं ना प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने का, क्यों राष्ट्रपति बनने का। कितने लोगों को सपना है, क्यों तुम्हारा सपना है, तुम गधे हो क्यों तुम टीजी टू क्वालिफाई कर लो, यूपीपीसीएल में जॉब ले लो, वही बड़ी बात है कि नहीं। जिस दिन तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे धरती फट जाएगी अलग हो जाएगी धरती, क्यों। चलो, त्रांकी प्रश्न का मतलब क्या होता है, जब लोकसभा राज्यसभा प्रधानमंत्री बनोगे तो किस कुछ प्रश्न पर तारा स्टार लगा होता है कि नहीं, तो उसी को हम त्रांकी प्रश्न कहते हैं। तो जिस प्रश्न पर तारा स्टार लगा होता है तो ऐसे प्रश्नों को हम क्या कहते हैं, त्रांकी प्रश्न कहते हैं। और जिस प्रश्न पर तारा स्टार नहीं लगा रहता है तो ऐसे प्रश्नों को हम क्या कहते हैं, अत्रांगी प्रश्न कहते हैं कि नहीं। तो त्रांगी प्रश्न कोई पूछे बताओगे, जिस प्रश्न पर तारा स्टार लगा होता है उसको हम क्या कहते हैं, त्रांगी प्रश्न। जिस प्रश्न पर तारा स्टार नहीं लगा होता उसको हम क्या कहते हैं, अत्रांगी प्रश्न। क्लियर हुआ। प्रोटेम स्पीकर क्या आइडिया समझेगा, प्रोटेम स्पीकर समझेगा। मैंने आपको एक बार नहीं 1000 बार बता दिया है कि लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्यों को हम क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं। मैंने बता दिया कि लोकसभा की मिनिमम सीटें 545 है, मैक्सिमम सीटें कितनी है, 552 है। राज्यसभा की मिनिमम सीटें 245 है, मैक्सिमम सीटें कितनी है, 250 है। अगर अपने स्टेट की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा कितनी सीटें, 80। राज्यसभा कितनी डियर, 31। विधानसभा कितनी है, 100। और विधानसभा कितनी है, 403। और विधान परिषद की कितनी है, 100 है कि नहीं, बोलो। तो लोकसभा के सदस्य, चार राज्यसभा के सदस्य, दोनों सदस्यों को सांसद कहते हैं। लोकसभा की मिनिमम सीटें 545, मैक्सिमम 552 है। राज्यसभा की मिनिमम सीटें 245, मैक्सिमम सीटें 252 है। उत्तर प्रदेश से लोकसभा से कहीं 80 सांसद जाते हैं, राज्यसभा के 31 सांसद जाते हैं, विधानसभा से 403 जाते हैं, और विधान परिषद कितने जाते हैं, 100 जाते हैं, है कि नहीं, बोलो। क्लियर हुआ। आप देखेंगे यार, मान लीजिए लोकसभा की मिनिमम सीटें 545 है, मैक्सिमम सीटें कितनी है, 552 है कि नहीं। किसी भी सरकार को बनाने के लिए, पूर्ण बहुमत सरकार लाने के लिए 545 में कितने परसेंट वोट चाहिए, 50%। भाई अगर सरकार अगर किसी को बनाना हो, चाहे लोकसभा चाहे विधानसभा के अंतर्गत, उसको कम से कम जितनी सीटें, उसका 50% सीट अगर किसी एक पार्टी की निकल जाती है तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है, नहीं तो गठबंधन की सरकार बनती है। जैसे मोदी जी की जो बनी है, गठबंधन की सरकार बनी है। तो 545 में से अगर आप निकालोगे 50%, कितना आएगा, 272 आएगा। 272 नहीं आएगा, समथिंग 272 आएगा कि नहीं। तो 272 अगर जिसकी सीटें निकल जाती ऊपर तो पूर्ण बहुमत की सरकार यानी उसी पार्टी की सरकार बनती है। लेकिन इस बार 272 सीटें नहीं आई मोदी जी की, कितनी आई थी, 240 आई थी। गठबंधन की सरकार बनी है कि नहीं। जनता ने बता दी कि अच्छे दिन क्या होते हैं, बुरे दिन क्या होते हैं, है कि 272 सीटें अगर प्लस निकलेगी तो अभी सरकार आप बना पाएंगे। अब समझिएगा, अब यहां तक तो क्लियर हो गया। जब 272 सीटें निकल जाएंगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती है, तो भाई निर्वाचन कितने सांसदों को हुआ, 545 हुआ कि नहीं। इसमें से पक्ष पार्टी के, विपक्ष पार्टी के, किसी की सरकार बनी, किसी की सरकार नहीं बनी है। जैसे आप देखो, केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार, गठबंधन की, विपक्ष में किसकी, राहुल की और समाजवादी पार्टी की, अदर पार्टियां की, है कि नहीं। लेकिन वो भी कहीं कि चुनाव को जीते हैं इंडिया, है कि नहीं। लेकिन सरकार नहीं बनाए, पूर्ण बहुमत की सरकार ने चुनाव को जीते हैं इंडिया। जैसे गाजीपुर से हमारे अफजाल अंसारी है, वो भी टिकट को कहीं कि चुनाव को जीते हैं, लेकिन उनकी पार्टी की सरकार नहीं बनी है। वही मोदी जी बनारस प्रधानमंत्री भी हैं और सांसद का चुनाव जीते, उनका कहीं आप देखेंगे निर्वाचन भी है और चुनाव को जीते भी हैं, है कि नहीं। तो इन्हीं सांसदों को शपथ दिलवाने के लिए एक भारत का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। ये प्रोटेम स्पीकर है क्या डियर, तो प्रोटेम स्पीकर इसी के अंदर 545 जो सांसद निर्वाचित हैं, सबसे वरिष्ठ, सबसे बुजुर्ग, वरिष्ठ मतलब बुजुर्ग होता है कि नहीं। तो जो वरिष्ठ बुजुर्ग होते हैं, पूरे जो 545 सांसद निर्वाचित हैं, पक्ष पार्टी विपक्ष पार्टी के पूरे सांसदों को शपथ दिलवाना, बात क्लियर नहीं, और शपथ दिलवाना है। और इसी के अंदर लोकसभा और केंद्र कार्य को संचालित करने के लिए इसी में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की क्या करना, नियुक्ति करना, ही प्रोटेम स्पीकर का कार्य है। इसलिए कहा जाता है कि प्रोटेम स्पीकर अल्पकालीन होता है, कम समय के लिए नियुक्त किया जाता है कि नहीं। तो प्रोटेम स्पीकर क्या है,
तो जो पूरे सांसद निर्वाचित होते हैं, जब न्यू लोकसभा की गठन होती है, चुनाव होता है, पूरे सांसदों को शपथ दिलाना पक्ष विपक्ष पार्टी के अंतर्गत, और उसी के अंदर लोकसभा कार्य को चलाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति करना, ये क्या कहलाता है? प्रोटेम स्पीकर कहलाता है। क्लियर हुआ? प्रोटेम स्पीकर। और भारत के प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे जी.वी. मालवंकर, जिसे गणेश वसुदेव मालवंकर कहते हैं। बोलो, यहां तक क्लियर हुआ? आगे बढ़ा जाए तो पूछा जाएगा संसद का पहला घंटा क्या कहलाता है? संसद के पहले घंटे की शुरुआत कब से होती है? प्रश्नकाल का जनक किसे कहा जाता है? शून्यकाल का जनक भारतीय मीडिया ने नाम का प्रदान किया था। संसद का दूसरा घंटा क्या कहलाता है? शून्यकाल का दूसरा घंटा कब से होती है? कोई पूछे जिस प्रश्न पर स्टार और तारा लगा रहता है उसके क्या कहते हैं? जिस प्रश्न पर स्टार तारा नहीं लगा रहता है। अच्छा, भारत के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? जी.वी. मालवंकर थे, है कि नहीं? अब चलिए लिखिएगा बफर स्टेट। हाँ, हेडिंग डालिए बफर स्टेट। बफर स्टेट में बर्फी खाने वाला नहीं है, ठीक है ना? सोचना बर्फी खाने वाला है कि नहीं, ये दूसरा है बफर स्टेट। कुछ लोग सोच रहे बर्फी मिल जाए सुबह सुबह, क्यों? क्या करें? हाँ, बर्फी नहीं है, बफर स्टेट मतलब बर्फी नहीं है। लिखो बफर स्टेट, लिखो। दो बड़े देशों के बीच में छोटे देशों को बफर स्टेट के नाम से जाना जाता है। दो बड़े देशों के बीच में छोटे देशों को बफर स्टेट के नाम से जाना जाता है। बफर स्टेट के नाम से जाना जाता है। बफर स्टेट के नाम से जाना जाता है। हो गया डियर? चलिए नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, अगला लाइन से लिखिएगा। जैसे जैसे भारत और चीन के मध्य नेपाल बफर स्टेट है। जैसे भारत और चीन के मध्य नेपाल बफर स्टेट है। इसका मतलब समझ लिया आप लोग? मतलब दो बड़े देशों के बीच में छोटे देश को हम क्या कहते हैं? बफर स्टेट कहते हैं। जैसे चाइना और भारत के बीच नेपाल क्या है? बफर स्टेट है। क्लियर हुआ? तो बफर मतलब बर्फी नहीं है, मतलब दो बड़े देशों के बीच छोटे देश को क्या कहा जाता है? बफर स्टेट कहा जाता है। देखो मुंह बना रहा है कैसे, अरे अच्छी बात है। तुम लोग बचपना दिखता अभी, तुम लोग बच्चे हो क्यों? कटौती प्रस्ताव लिखो, कटौती प्रस्ताव। बर्फी का नाम लिए अभी से माहौल बनाने लग। लिखो कटौती प्रस्ताव, लिखो। बजट में कटौती से संबंधित प्रस्ताव को कटौती से संबंधित प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहते हैं। बजट में कटौती संबंधित प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहते हैं। बजट में कटौती संबंधित प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहते हैं। इसका मतलब समझ लिया आप लोग? मतलब बजट में जो कटौती, बजट पढ़ोगे तो कटौती संबंधी जो प्रस्ताव होता है उसको क्या कहते हैं? कटौती प्रस्ताव कहते हैं। एक निंदा प्रस्ताव होता है। निंदा प्रस्ताव का मतलब कोई बताएगा? मतलब निंदा प्रस्ताव का मतलब ये नहीं होता नींद में सोना निंदा प्रस्ताव नहीं। निंदा प्रस्ताव का मतलब होता है यार कि सरकार के कार्यों की आलोचना करना, ही निंदा प्रस्ताव कहता है। लोग नहीं कहते देखो निंदा कर रहा है यानी आलोचना कर रहा है कि नहीं? तो निंदा प्रस्ताव मतलब सरकार के कार्यों की आलोचना करना क्या कहलाता है? निंदा प्रस्ताव कहलाता है। एक त्रिशंकु संसद होता है। जब सरकार गठबंधन की बनती है तब कहा जाता है कि सरकार कैसी है? त्रिशंकु समान। जैसे इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी है, इसमें इनकी सरकार कैसी है? गठबंधन की है। तब कह सकते हो आप कैसी सरकार है? त्रिशंकु संसद सरकार है। क्लियर हुआ? चलो लिखो निंदा प्रस्ताव, लिखो निंदा प्रस्ताव, लिखो निंदा प्रस्ताव, लिखो यह प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। लिखो यह प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। 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 चलो नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, नेक्स्ट लाइन लिखिएगा डियर। यह प्रस्ताव पारित होने पर सरकार त्यागपत्र नहीं देती है। यह प्रस्ताव पारित होने पर सरकार त्यागपत्र नहीं देती है। यह प्रस्ताव पारित होने पर सरकार त्यागपत्र नहीं देती है। हो गया डियर? चलिए नेक्स्ट लाइन लिखिएगा। इसका उद्देश्य सरकार के कार्यों एवं नीतियों की आलोचना करना होता है। इसका उद्देश्य सरकार के कार्यों एवं नीतियों की आलोचना करना होता है। इसका उद्देश्य सरकार के कार्यों एवं नीतियों की आलोचना करना होता है। इसका उद्देश्य सरकार के कार्यों एवं नीतियों की आलोचना करना होता है। चलिए अब लिखिएगा त्रिशंकु संसद। त्रिशंकु संसद लिख दे क्या? त्रिशंकु संसद। तुम लोग गधे हो, लिख नहीं पा रहे हो तुम लोग, बताओ एकदम। पता नहीं तुम लोग को कैसे शादी होगी बीवी छोड़ के भाग जाएगी तुम लोग को। लिखो त्रिशंकु संसद, लिखो त्रिशंकु संसद, लिखो। तुम
लोग त्रिशंकु संसद नहीं लिख पा रहे हो, लिखो जब लोकसभा या विधानसभा चुनाव के बाद, लिखिएगा जब लोकसभा या विधानसभा चुनाव के बाद, हाँ त्रिशंकु गलत लिखे क्या, लिख लो जो लिखे, चुपचाप लिखो, लिखो चुपचाप, तर्क वितर्क ना करो, त्रिशंकु लिखो, उसको क्या मुंह बना रहे हो बानर जैसा, क्यों क्या हुआ, अरे गधे कहीं के यहाँ कु है क्यों, मतलब तुम लोग को नहीं त्रिशंकु बोल रहे हैं तब नहीं समझ आ रहा, क्यों लिखो त्रिशंकु संसद, है कि नहीं, मतलब क स में नहीं है, कु जो है क में है कि नहीं, लिखो त्रिशंकु संसद लिखो। जब लोकसभा या विधानसभा चुनाव के बाद किसी पार्टी को, जब लोकसभा या विधानसभा चुनाव के बाद किसी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, जब लोकसभा या विधानसभा चुनाव के बाद किसी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तब त्रिशंकु का गठन होता है, तब त्रिशंकु का गठन होता है, तब त्रिशंकु का गठन होता है। लिखिएगा नेक्स्ट लास्ट पॉइंट लिखिए, इसमें गठबंधन की सरकार बनती है, लास्ट पॉइंट लिखिएगा, इसमें गठबंधन की सरकार बनती है, इसमें सरकार गठबंधन की बनती है, इसमें सरकार गठबंधन की बनती है। दैट्स ऑल। एक विश्वास प्रस्ताव होता है, अविश्वास प्रस्ताव होता है। विश्वास प्रस्ताव मतलब जब सरकार लोकसभा राज्यसभा का चुनाव हो जाता है तो उसमें पूर्व बहुमत सरकार बनाने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है कि हमारी 200 प्लस से 72 सीटें आ गई है, 50% ज्यादा, अब हम क्या कर सकते हैं, गठबंधन बना सकते हैं। जब पूर्व बहुमत की सरकार नहीं बनती है तो विपक्ष के द्वारा कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव। क्लियर हुआ, चल लिख लीजिएगा, इसको भी लिख लीजिए, विश्वास प्रस्ताव, हेडिंग डालेगा विश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव लिखेगा, लिखेगा जब किसी पार्टी को, जब किसी पार्टी को बहुमत साबित करना होता है तो, जब किसी पार्टी को बहुमत साबित करना होता है तो, जब किसी पार्टी को बहुमत साबित करना होता है तो उसके द्वारा, जब सरकार को बहुमत साबित करना होता है तो उसके द्वारा, उसके द्वारा, तो उसके द्वारा विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, तो उसके द्वारा विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। उसके द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है। नेक्स्ट लाइन लिखेगा, यह प्रस्ताव सत्ता के पक्ष के द्वारा लाया जाता है, यह प्रस्ताव सत्ता के पक्ष के द्वारा लाया जाता है, यह प्रस्ताव सत्ता के पक्ष के द्वारा लाया जाता है। हो गया डियर, नोट कर लिए, चलो अब हेडिंग डालो अविश्वास प्रस्ताव, हेडिंग डाला अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव लिखेगा, अविश्वास प्रस्ताव में यह प्रस्ताव विपक्ष द्वारा, यह प्रस्ताव विपक्ष द्वारा, यह प्रस्ताव विपक्ष द्वारा, यह प्रस्ताव विपक्ष द्वारा, यह प्रस्ताव विपक्ष द्वारा 50 सांसदों द्वारा लाया जाता है, यह प्रस्ताव विपक्ष द्वारा 50 सांसदों द्वारा लाया जाता है, 50 सांसदों द्वारा लाया जाता है। हो गया डियर, चलिए नेक्स्ट लाइन लिखेगा, लोकसभा के अध्यक्ष की अनुमति के आधार पर, लोकसभा के अध्यक्ष की अनुमति के आधार पर, लोकसभा के अध्यक्ष की अनुमति के आधार पर, लोकसभा के अध्यक्ष की अनुमति के आधार पर लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा के अध्यक्ष की अनुमति के आधार पर लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। चलिए डियर बोले, लास्ट पॉइंट लिखेगा, लास्ट पॉइंट, यह प्रस्ताव पारित होने पर, लिखेगा अगला पॉइंट, यह प्रस्ताव पारित होने पर सरकार त्यागपत्र नहीं देती है, यह प्रस्ताव पारित होने पर सरकार त्यागपत्र नहीं देती है, यह प्रस्ताव पारित होने पर सरकार त्यागपत्र नहीं देती है, सॉरी दे देती है, हाँ थोड़ा सेंटेंस में लगेगा, यह प्रस्ताव पारित होने पर सरकार त्यागपत्र देती है, हाँ देती है, यह प्रस्ताव पारित होने पर सरकार त्यागपत्र देती है। चलिए लास्ट पॉइंट लिखेगा, इसका उद्देश्य सरकार गिराना होता है, लिखेगा इसका उद्देश्य सरकार गिराना होता है, इसका उद्देश्य सरकार गिराना होता है। डियर अब हम लोग पढ़ेंगे संसदीय शब्दावली, कंप्लीट हो गया। संसदीय समितियां 3 समितियां हैं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, है कि नहीं, सार्वजनिक उपक्रम समिति। पूछा जाता है किस समिति को, यानी कि कौन सी समिति बजट संबंधित है, कौन समिति को यानी कि लोक लेखा समिति, समिति प्राक्कलन समिति, ये सब पूछा जाता है। ठीक, तो पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। हेडिंग डालेगा संसदीय समिति डियर, तो उसमें पहला हेडिंग डालेगा सार्वजनिक उपक्रम समिति, सार्वजनिक, सार्वजनिक
उपक्रम समिति। हेडिंग डालेगा सार्वजनिक उपक्रम समिति। हेडिंग डालेगा संसदीय समिति में सार्वजनिक उपक्रम समिति। 3 समितियां, इसको पढ़ लीजिए। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट कल पढ़ाएंगे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पढ़ाएंगे। ठीक, चलिए सार्वजनिक उपक्रम समिति लिखिएगा। इस समिति का गठन 1946 में किया गया था, 1946। इस समिति का गठन 1946 में किया गया था। इस समिति का गठन 1946 में किया गया था। नेक्स्ट लिखिएगा, यह एक अस्थायी समिति है। अस्थायी मतलब परमानेंट। यह एक अस्थायी समिति है। लिखिएगा, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। 1 वर्ष का होता है। चलिए नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, इस समिति में लोकसभा के 15 सदस्य तथा राज्यसभा के 7 सदस्य। इस समिति में लोकसभा के 15 सदस्य तथा राज्यसभा के 7 सदस्य। इस समिति में लोकसभा के 15 सदस्य तथा राज्यसभा के 7 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। इस समिति में लोकसभा के 15 सदस्य तथा राज्यसभा के 7 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। 7 15 कितना हो गया? 22। तो लिखिएगा 7 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। लिखिएगा, इस समिति में कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है। इस समिति में कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है। इस समिति में कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है। अच्छा ये बताओ डियर, आप, मैंने बताया राष्ट्रीय चुनाव, राज्यसभा चुनाव, विधान परिषद का चुनाव किस पद्धति द्वारा किया जाता है? बता देना, अनुपातिक प्रणाली के एकल संक्रमण द्वारा। कुछ याद आ रहा है? बताता हूं। तो वैसे चाहे प्राकलन समिति हो, चाहे लोक लेखा समिति हो, चाहे उपक्रम समिति हो, सारे समिति का चुनाव कैसे किया जाता है? अनुपातिक प्रणाली के एकल संक्रमण द्वारा दिया। ठीक, तो लिखिएगा, इसको लिखवा लिखिएगा। लिखिएगा, इस समिति के सदस्यों का निर्वाचन, इस समिति में सदस्यों का निर्वाचन, इस समिति के सदस्यों का निर्वाचन, इस समिति में सदस्यों का निर्वाचन, इस समिति में सदस्यों का निर्वाचन, सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। लिखिएगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। मत द्वारा किया जाता है। चलिए अब लास्ट पॉइंट लिखिएगा डियर। चलिए लास्ट पॉइंट लिखिएगा, इस समिति का कार्य, इस समिति का कार्य सरकारी कंपनियां एवं अर्ध सरकारी कंपनियां, हाँ, इस समिति का कार्य सरकारी कंपनियां एवं अर्ध सरकारी कंपनियां, इस समिति का कार्य सरकारी कंपनियां एवं अर्ध सरकारी कंपनियां की आय व्यय, यहां पर लिखें, की आय व्यय की जांच की जाती है। हाँ, सरकारी कंपनियां एवं अर्ध सरकारी कंपनियां की आय व्यय की जांच की जाती है। सरकारी कंपनियां या अर्ध सरकारी कंपनियां की आय व्यय की जांच की जाती है। क्लियर हुआ? तो प्रश्न क्या बनेगा डियर, समझेगा। प्रश्न बनेगा कि सार्वजनिक उपक्रम समिति का गठन कब हुआ था? 1946 में। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का। इसमें लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं? 15, राज्यसभा के 7, टोटल सदस्य 22। इस समिति का निर्वाचन कैसे किया जाता है? अनुपातिक प्रणाली के एकल संक्रमण द्वारा दिया। तो चाहे वो सार्वजनिक समिति हो, चाहे प्राकलन, चाहे लोक लेखा समिति, चाहे तीनों समितियां कोई भी हो, सबका निर्वाचन कैसे किया जाता है? अनुपातिक प्रणाली के एकल संक्रमण द्वारा, है कि नहीं? तो पूछा जाता है कौन सी समिति है जो सरकारी और अर्ध सरकारी कंपनियां की आय व्यय की जांच की जाती है? क्या बताओगे डियर? सार्वजनिक उपक्रम समिति। क्लियर हुआ? चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालेगा प्राकलन समिति। हेडिंग डालेगा, हेडिंग डालेगा दूसरा प्राकलन समिति। चलिए, इस समिति का गठन प्राकलन समिति में लिखेगा, इस समिति का गठन 1950 में किया गया था, 1950। इस समिति का गठन 1950 में किया गया था। इस समिति का गठन 1950 में किया गया था। 1950 में किया गया था। लिखिएगा, इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, यह एक अस्थायी समिति है। अस्थायी मतलब परमानेंट। यह एक अस्थायी समिति है। अस्थायी मतलब परमानेंट। यह एक अस्थायी समिति है।
हाँ, यह एक अस्थायी समिति है। नेक्स्ट लाइन से लिखा, इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य, इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य तथा राज्यसभा के एक भी सदस्य निर्वाचित नहीं होते हैं। इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य तथा राज्यसभा के एक भी सदस्य निर्वाचित नहीं होते हैं। निर्वाचित नहीं होते हैं, एक भी सदस्य निर्वाचित नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इस समिति के सदस्यों का निर्वाचन, इस समिति के सदस्यों का निर्वाचन, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, इस समिति के सदस्यों का निर्वाचन अनुमानित बजट की समीक्षा की जाती है। इस समिति का कार्य, इस समिति का कार्य अनुमानित बजट की समीक्षा की जाती है। अनुमानित बजट की समीक्षा की जाती है। चलो डियर, नोट कर लिया आप लोग? चलिए आप समझिएगा डियर, इस समिति का अनुमानित बजट की समीक्षा की जाती है। अब बात समझिएगा डियर, पूछा जाता है डियर कि प्राक्कलन समिति का गठन कब हुआ था? 1950 में। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? एक बार। और लोकसभा के सदस्य कितने निर्वाचित होते हैं? 3। और राज्यसभा के एक भी नहीं। और वो कौन सी समिति पूछा जाता है कि अनुमानित बजट की समीक्षा करती? क्या बताओगे? प्राक्कलन समिति। क्लियर हुआ? तो प्राक्कलन समिति केंद्र और राज्य के अंदर कितना बजट होना चाहिए उसी की समीक्षा करती है, देखरेख करती है, कितना केंद्र को बजट देना चाहिए, राज्य को बजट करना चाहिए, है कि नहीं? तो हम लोगों ने समझा डियर कि सार्वजनिक उप समिति सरकारी और अर्ध सरकारी कंपनी के आय व्यय की जांच करती है, और प्राक्कलन समिति कहने के अंतर्गत बजट की क्या करती है? अनुमानित समीक्षा की जांच करती है। क्लियर हुआ? चलिए लास्ट एक समिति लिखेगा, 10 मिनट 5 मिनट और लगेगा, जिसका नाम है लास्ट। कौन सी समिति है? लोक लेखा समिति, जिसे वॉचिंग डॉग समिति के नाम से जाना जाता है। लिखेगा लोक लेखा समिति। तीसरा लोक लेखा समिति। लिखेगा इस समिति का गठन, लिखेगा इस समिति का गठन 1921 1921, इस समिति का गठन 1921 में किया गया था। इस समिति का गठन 1921 में किया गया था। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा डियर, इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। 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 चलिए नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, इसमें लोकसभा के 15 तथा राज्यसभा के 7 सदस्य निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, इसमें लोकसभा के 15 तथा राज्यसभा के 7 सदस्य निर्वाचित होते हैं। इसमें लोकसभा के 15 तथा राज्यसभा के 7 सदस्य निर्वाचित होते हैं। लोकसभा के 15 तथा राज्यसभा के 7 सदस्य निर्वाचित होते हैं। चलिए नेक्स्ट लाइन लिखिएगा। नेक्स्ट लाइन लिखिए, इस समिति के कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है। इस समिति में कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है। चलिए नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, इस समिति के कुल सदस्यों का निर्वाचन, इस समिति के कुल सदस्यों का निर्वाचन, इस समिति के कुल सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। हो गया डियर? चलिए नेक्स्ट लिखिएगा अगला पॉइंट, इसे वॉचिंग डॉग समिति, ऐसे लिखिएगा, इसे वॉचिंग डॉग समिति के नाम से जाना जाता है। यहां पर लिखिएगा, इसे वॉचिंग डॉग समिति के नाम से जाना जाता है। इसे वॉचिंग डॉग समिति के नाम से भी जाना जाता है। वॉचिंग डॉग समिति के नाम से जाना जाता है। चलिए हो गया डियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इस समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन, इस समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन, प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। यहां पर लिखिएगा, जुड़वा बहन प्राक्कलन समिति के नाम से जाना जाता है। इस समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा,
देखिए इस समिति का कार्य लिखिएगा, इस समिति का कार्य, लास्ट पॉइंट लिखिएगा, इस समिति का कार्य भारत की संचित निधि की रक्षा करनी होती है। भारत की संचित निधि की रक्षा करनी होती है। हाँ यहाँ पे लिखिएगा, इस समिति का कार्य भारत की संचित निधि की रक्षा करनी होती है। इस समिति का कार्य भारत की संचित निधि की रक्षा करनी होती है। दैट्स ऑल। अब समझिएगा डियर, आप एक चीज नोटिस किए होंगे, कार्यकाल सेम है तीनों का, एक एक वर्ष, और तीनों अस्थायी परमानेंट समिति है, और तीनों का निर्वाचन एक ही चीज की जाती है, अनुपातिक प्रणाली के एकल संक्रमण द्वारा किया था। क्लियर हुआ कि नहीं? तो तीन चीजें बस इसमें क्या देना, इसका गठन इसमें सार्वजनिक का 1981 में 1946 में हुआ था। ये कहीं कि आप देखेंगे सरकारी कंपनियां और सरकारी की जांच करती है, इसका भी कार्यकाल एक वर्ष होता है कि नहीं? इसका गठन होता है, सॉरी इसका गठन 1950 में हुआ था, और ये अनुमानित बजट की समीक्षा करती है। क्लियर बना? अब समझो डियर, वाचिंग डॉग समिति क्या है? लोक लेखा समिति। इसका गठन 1981 में किया गया था। प्रश्न बनेगा कि इसका गठन कब किया गया था? 1981 में। इसका कार्यकाल 1921 में। इसका गठन कब हुआ था? एक वर्ष। पूछा जाता है वो कौन सी समिति है जिसे वाचिंग डॉग समिति के नाम से जाना जाता है? लोक लेखा समिति। वाचिंग डॉग समिति क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पीछे रीजन कारण है, क्योंकि भारत की संचित निधि जो भारत का खजाना पैसा है उसकी देखरेख करती है, इसे वाचिंग डॉग समिति के नाम से जाना जाता है। इसे प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता था। पूछा जाता है कि कौन सी समिति है जो प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है? क्या बताओगे? लोक लेखा समिति। प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन क्यों कहा जाता है? क्योंकि अनुमानित बजट की समीक्षा करती है और ये भारत की संचित निधि की रक्षा करती है, इसे प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है कि नहीं? और कहीं कि इसका कार्य होता है भारत की संचित निधि की क्या करना? रक्षा करना। तो प्राक्कलन, लोक लेखा और सार्वजनिक कोई पूछे बता लिया? तो प्रश्न बनेगा भारत की कौन समिति है जो सरकारी और अर्ध सरकारी कंपनियों की आय व्यय की जांच करती है? सार्वजनिक उपक्रम समिति। क्लियर हुआ? वो भारत की कौन समिति है जो अनुमानित बजट की समीक्षा करती है? प्राक्कलन समिति। वो भारत की कौन समिति जिसे वाचिंग डॉग समिति के नाम से जाना जाता है? लोक लेखा। वो भारत की कौन समिति जो प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है? लोक लेखा। वो भारत की कौन समिति जो भारत की संचित निधि की रक्षा करती है? लोक लेखा समिति। बस इसी फैक्ट को ध्यान दीजिएगा, यही एग्जाम में प्रश्न आएगा कि नहीं? चलिए नेक्स्ट हम लोग अगले दिन आएंगे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पढ़ेंगे। हाँ 1921 है, 1921 1921 है। ठीक, चलिए हो गया। चलिए नेक्स्ट कल पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, इसके बाद कौन क्लास है? कोई क्लास नहीं है? चलिए तब एंजॉय करिए, आप लोग पढ़िए जो पढ़ाया गया। ठीक।